हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है। आरआईएस एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए ये इस लेक्चर में आपको उसके जो जो एसेंशियल्स है, जो जो एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर है, आपको क्या पढ़ना है, सिलेबस को एक्सप्लेन किया जाएगा। बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस और इंटरव्यू प्रोसेस हो सकता है बाद में करें, लेकिन इस लेक्चर में एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर बताया जाएगा, ठीक है, और किस तरह से एग्ज़ाम को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अभी अपन अगस्त के महीने में हैं और अपना प्रीलिम्स एग्ज़ाम दिसंबर फर्स्ट वीक में शेड्यूल्ड है, ठीक है, और फिर मेंस एग्ज़ाम मई फर्स्ट वीक में शेड्यूल्ड है। मतलब अच्छा खासा टाइम दिया है इस बार आरपीएससी ने, बढ़िया से स्ट्रक्चर करके खूब टाइम दिया है, और इसलिए स्टूडेंट्स को एक अच्छा रोड मैप मिल चुका है आगे कैसे अपनी प्रिपरेशन को चैनलाइज कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं, किस तरह से अपने आप को एक डायरेक्शन में, निश्चित डायरेक्शन में तैयारी कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले कभी एग्ज़ाम आगे खिसक रहा है, कभी कोई एग्ज़ाम प्रीलिम्स एग्ज़ाम के 2 दिन पहले भी ऐसे देखा है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, कोई श्योरिटी नहीं है, ऐसा होता था, प्रोटेस्ट होते थे। और ठीक है, चलो लीव दैट असाइड, अपन फोकस करते हैं आज के इस लेक्चर पर, ठीक है। तो आरएस कौन कंडक्ट कराता है? आरएस एग्ज़ाम राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर, ठीक है। तो गिवन दैट इस एग्ज़ाम का सिलेबस मैं डिस्कस करना चाह रहा था आप लोगों के साथ, क्योंकि उससे आपको एक आपकी प्रिपरेशन किस तरह से करना है, क्या ये इतना टफ है, कितना डिफ़िकल्टी लेवल पे जाना है, आपको कितना पढ़ना है, कितना आप क्या चीज़ लीव कर सकते हैं, क्या चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, वो सब, ठीक है। बिफोर दैट कि आरएस एग्ज़ाम जैसे होता है, आरएएस का एग्ज़ाम, ठीक है, सब लोग आरएस नहीं होते हैं, कुछ अलाइड भी होते हैं, ठीक है, तो इसको जनरली आरएस एग्ज़ाम अपन बोलते हैं, ठीक है। इसमें 3 स्टेजेज होती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। ये बेसिकली मेरिट डिसाइडर, यहाँ पे ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, यहाँ से ऑलमोस्ट जितनी वैकेंसी है उसके 10-15 टाइम्स पास किए जाते हैं। तो बेसिकली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हर्डल है, इसका मेरिट डिसाइड नहीं होता, लेकिन यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ये आपके एग्ज़ाम। अगर यही आप यहाँ पे फेल हो जाते हैं तो आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा, ठीक है। मेंस है जो कोर मेरिट डिसाइडर बोल सकते हैं इसको, ठीक है। मेंस एग्ज़ाम को कोर मेरिट डिसाइडर बोला जा सकता है। बाकी आगे इंटरव्यू है वो 100 मार्क्स का है, उसमें एवरेज मार्क्स 50, 60, 45 इतने मार्क्स आपको मिलते हैं। वहाँ पे ज़्यादा आपको वो बात की बात है, उस पर अभी आपको बिल्कुल भी फोकस नहीं होना चाहिए अगर आपको आरएस एग्ज़ाम में अच्छी रैंक लानी है तो, ठीक है। तो ये 3 स्टेजेस मैंने बता दिया आपको, 3 स्टेजेस बता दिया। तो उसके लिए अब प्रीलिम्स पे फोकस करते हैं। पहले प्रीलिम्स में गाइस 100 क्वेश्चंस नहीं, 200 मार्क्स का प्रीलिम्स का पेपर है। इसमें 150 क्वेश्चंस आते हैं और ये 3 आवर्स का एग्ज़ाम है। 3 आवर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर आप यूपीएससी की तरफ जाओगे तो 2 आवर्स वहाँ पे देते हैं और 100 क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चंस बहुत ही लेंदी होते हैं यूपीएससी में। आरपीएससी में तो फिर भी कुछ 1 ऑप्शन वाले क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, ठीक है। वहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस बेसिकली होते हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी डालता रहता है, ठीक है। आरएस भी उसी आरएस एग्ज़ाम वही आईएएस एग्ज़ाम की तरह है, मतलब आरपीएससी आरएस एग्ज़ाम कराती है, इधर यूपीएससी कराती है। तो ये भी इसी के तर्ज पे जो लास्ट एग्ज़ाम प्रीलिम्स 2024 आप देखोगे तो काफ़ी हद तक यूपीएससी को मैच कर रहा था, बट वहाँ तक जाना इतना इजी नहीं है इनके लिए,
लेकिन मैं कहूँगा काफ़ी हद तक पेपर, और आप देख सकते हो कट ऑफ सीधा 100 के आसपास कट ऑफ थी, वो कहाँ आ गई 70, 30 नंबर। वो बहुत ही बड़ा नंबर है। इसका एक ही कारण है क्योंकि पेपर हार्ड था। ठीक है, पेपर हार्ड होने की वजह से, पेपर हार्ड इतना भी नहीं था यूपीएससी के अकॉर्डिंग, काफ़ी कम हार्ड था, लेकिन फिर भी देखो कट ऑफ में सीधा सीधा गिरावट आई है। ठीक है, तो इसका मतलब आप इस बार एक्सपेक्ट करिए कि पेपर हार्ड ही आने वाला है। वैकेंसीज 607 है आई गेस। इसका मतलब पहले 1000+ वैकेंसीज थी, इसका मतलब पेपर में कंपटीशन और बढ़ेगा। तो हो सकता है इस बार पेपर हार्ड आए, उसके बावजूद कट ऑफ ऊपर जा सकती है। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन इस बार काफ़ी ज़्यादा है। तो प्रीलिम्स में क्या होते हैं, 200 मार्क्स। यहाँ पे देयर विल बी 150 क्वेश्चंस ऑफ मल्टीपल चॉइस। ऑब्जेक्टिव टाइप्स होते हैं, इक्वल मार्क्स सभी के होंगे, नेगेटिव मार्किंग है 1/3। ठीक है, तो सिलेबस अपन एक बार कर लेते हैं। आज प्रीलिम्स पे फोकस करते हैं, बाकी आगे का भी देखेंगे। ठीक है, तो इसमें बेसिकली कितने सब्जेक्ट्स होते हैं देखो। इसमें पहला सब्जेक्ट हिस्ट्री, काफ़ी वेटेज है, राजस्थान, इंडिया, वर्ल्ड सबका ही है। ठीक है, वर्ल्ड का देखा जाए तो वर्ल्ड का कोई खास है नहीं यहाँ पर, लेकिन वर्ल्ड का वहाँ पर है, मेंस में है, लेकिन यहाँ पे इतना कुछ फोकस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज वेल एज राजस्थान एंड आर्ट एंड कल्चर मेजरली। ठीक है, यहीं से काम हो जाएगा। ज्योग्राफी में ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड है, बहुत कुछ नहीं है। जनरली यूपीएससी में काफ़ी डिटेल में पढ़ाया जाता है, यहाँ पे डिस्टिंक्ट मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान है, उसमें भी स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है क्या क्या आएगा। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस। ठीक है, ये सिलेबस भी बहुत ही एक तरह से बोल सकते हैं यूपीएससी का सिलेबस का पार्ट है। फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, ये सब बहुत ही बेसिक्स हैं। और यहाँ पे एडिशनल क्या आएगा, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान। ठीक है, मतलब ये राजस्थान का पॉलिटी है, जैसे इंडिया का पॉलिटी अपन पढ़े हैं। ठीक है, राजस्थान का पॉलिटी भी है, इसमें गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होता है, हाई कोर्ट क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जुडिशियल बॉडीज, एडवोकेट जनरल, सब। ठीक है, इनके पर्टिकुलर डिटेल में पढ़ना है, आर्टिकल्स याद रखने हैं, पूछे जा सकते हैं, इनका प्रोसीजर कैसे होता है। ठीक है, इकोनॉमिक कंसेप्ट्स एंड इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमिक कंसेप्ट्स बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, इंडियन इकोनॉमी के बारे में यहाँ पे दिया गया है। सिमिलरली राजस्थान का इकोनॉमी भी पूछा गया है। ठीक है, वर्ल्ड का इकोनॉमी नहीं है, मेंस में वर्ल्ड का इकोनॉमी भी आता है, बहुत ही छोटा सा पोर्शन आता है, जैसे WTO हो गया, IMF हो गया, ये सब ऑर्गेनाइजेशंस जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंडिया के काम आती है, वैसी वैसी चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट छोटा सा पोर्शन है। ठीक है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सब। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी बेसिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ज़्यादा हार्ड एंड वो नहीं है। मेंस में जाके एक सेपरेट सेक्शन है इसके लिए। ठीक है, 60-65 नंबर वहाँ से पूछे जाएंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेंस में बहुत वेटेज कैरी करता है, यहाँ पर इतना नहीं है, लेकिन काफ़ी है। 150 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन साइंस के आ ही जाएंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल्सो है बिग नंबर, एक तरह से कि 13-14 नंबर का साइंस एंड टेक्नोलॉजी आएगा। अब देखिए, ये चीज़ है रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, ये भी पूछा जाता है यहाँ पे। रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी, और लास्ट बट नॉट लीस्ट करंट अफेयर्स। यहाँ से भी क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं, और ये ईजीएस्ट पार्ट होते हैं यहाँ पे प्रीलिम्स का। अगर आपने पिछले 4 महीने का, बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है, पिछले 4 महीने का प्रीलिम्स से पिछले 3 महीने का या 4 महीने का भी पढ़ लिया तो मोर देन एनफ, जितना पिछला एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये ब्रॉडली कवर कर लिया है सिलेबस। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा सा और इसको डिस्कस कर लूँ आपके साथ। ठीक है, सिलेबस को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लिया जाए,
क्योंकि अभी अपने पास टाइम है, या फिर ठीक है। प्रीहिस्टोरिकल साइट्स, प्रीहिस्टोरिकल साइट मतलब प्रागैतिहासिक जो स्थल है, मतलब इतिहास से, प्रीहिस्टोरिक मतलब इतिहास से पहले क्या क्या था, इतिहास से पहले क्या क्या था, जिसको प्रीहिस्टोरी बोलते हैं। हिस्ट्री मतलब जहाँ से किताबें लिखना शुरू कर दिए वो हिस्ट्री में काउंट किया जाएगा। जहाँ से कोई रिटर्न एविडेंस नहीं है, किताबें नहीं है, वो प्री हिस्ट्री में काउंट होगा। ठीक है, तो इसमें ये स्टोन एज, चालकोलिथिक एज, ब्रॉन्ज एज, सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ एंशियंट राजस्थान, ये पढ़ना है। ठीक है, मतलब ये पैलियोलिथिक तो समझ रहे हो, पैलियोलिथिक का मतलब पाषाण काल। इसमें भी 3 होते हैं, लोअर, मिडल, अपर, ये सब। ठीक है, तो ये बेसिकली राजस्थान की जो RBSc वाली बुक है वहाँ से पढ़ लो, या फिर किसी कोचिंग के नोट से पढ़ लो। ज़्यादा टफ नहीं है, बस इसका टाइमलाइन याद करना है, टाइमलाइन और स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ दैट एरा, ऑफ दैट पीरियड, फीचर्स। ठीक है, पढ़ना है, इस तरह से इसको डिटेल में करना है। कोई टफ नहीं है, दिमाग में सही से सेट कर लो एक बार, थोड़ा सा शांत स्वभाव से, शांत मन से पढ़िए। ठीक है, सोर्सेस ऑफ राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री के सोर्सेस क्या है? सोर्सेस बहुत हो सकते हैं। देखो, इसने खुद नहीं दिया है, आर्कियोलॉजिकल, आर्काइवल, लिटरेचर, न्यूमिस्मेटिक। न्यूमिस्मेटिक मतलब जो सिक्के होते हैं। ठीक है, सिक्कों में भी बहुत सारा इतिहास लिखा होता है, आपने इसके बारे में जानोगे जब पढ़ोगे तो। ठीक है, पॉलिटिकल एंड कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ प्रोमिनेंट रूलर्स ऑफ मेजर डायनेस्टीज। ठीक है, उन्होंने राजनीति में क्या अचीव किया, मतलब कितने युद्ध लड़े, ये के कल्चरल अचीवमेंट्स, कितनी किताबें लिखी, कितने फोर्ट्स का निर्माण कराया, कितने डांस फॉर्म्स को ये किया, मतलब आर्ट एंड कल्चर को कितना प्रोत्साहन दिया, इस तरह से। कोऑपरेशन एंड रेजिस्टेंस विद सेंट्रल पावर। सेंट्रल पावर कौन होते थे उस टाइम पे? सेंट्रल पावर्स भी होते थे। ठीक है, राजस्थान में सेंट्रल पावर एंशियंट टाइम पे, जनरली सेंट्रल पावर्स तो इंडिया में ऑल ओवर इंडिया मुगल से ही स्टार्ट बोल सकते हैं, मुगल से ही हुआ। बाकी तो सेंट्रल, ठीक है, तो मेडिवल इंडिया की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, मेडिवल इंडिया में कोऑपरेशन, मेडिवल इंडिया में बेसिकली मुगल्स जो थे ऑल इंडिया पे रूल किए, इस तरह से मान सकते हैं। तो उनके साथ कैसा कोऑपरेशन था राजस्थान के हिस्सों का? कुछ हिस्से थे जो मुगलों के कोऑपरेट कर रहे थे, कुछ लोग उनसे लड़ रहे थे, जैसे मेवाड़ वाले लड़ रहे थे, राजस्थान या जयपुर के आसपास वाले उनसे कोऑपरेशन जीते थे। ठीक है, कौन सही था गलत था उस पर अपन नहीं जाएंगे अभी, बाद में ये डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, आप अपने खुद का पर्सपेक्टिव बना सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन आप फोकस करिए एग्जाम पे। पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशंस इन 18th एंड 19th सेंचुरी। 18वीं और 19वीं शताब्दी में राजनीतिक और सामाजिक स्थितियाँ क्या थी, परिस्थितियाँ क्या थी। पीजेंट्स और ट्राइबल मूवमेंट्स पढ़ना है। पीजेंट्स मतलब किसान आंदोलन, ठीक है, और ट्राइबल मतलब जनजातीय। ठीक है, 20वीं शताब्दी में प्रजामंडल मूवमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये स्वतंत्रता आंदोलन के टाइम पे हुए थे, और पैरेलल गवर्नमेंट्स जैसा बोल सकते हैं इनको। मास अवेकनिंग, जो जागरण हुआ था जनता का। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान 7 चरणों में राजस्थान का इंटीग्रेशन हुआ, उसको बहुत हर बार यहाँ से क्वेश्चन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंस में भी पूछा जाता है। ठीक है, आर्किटेक्चर ट्रेडिशंस दोस्तों इसको, ठीक है, तो अगला टॉपिक है आर्किटेक्चर ट्रेडिशन ऑफ राजस्थान, जैसे टेम्पल्स, फोर्ट्स, पैलेसेस, मॉन्यूमेंट्स, मैन मेड वाटर बॉडीज, वेरियस स्कूल्स ऑफ पेंटिंग, हैंडीक्राफ्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स। देखो परफॉर्मिंग आर्ट में क्या क्या है, फोक डांसेस एंड ड्रामा और म्यूजिक, बहुत क्लासिकल एज वेल एज फोक एंड इंस्ट्रूमेंट्स। सब पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। ये काइंड ऑफ रटाफिकेशन ज़्यादा है, लेकिन इनको समझना भी पड़ेगा। कुछ फ़ोटोज़ देखिए,
फ़ोटोज़ देखिए उनकी, उन ट्राइब के साथ थोड़ा सा इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश की है, जो जिस सोसाइटी से लेके कोई डांस है या फिर वो है। आप जो मूवीज़ देखते हैं, मूवीज़ का आपको शौक़ रहता ही है, वो चीज़ें जो आपकी ये क्यूरियोसिटी जो होती है, ये आपको अपने कल्चर के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी, ये आपको इस टॉपिक को, इन टॉपिक्स को अच्छे से समझने में हेल्प करेगी। लैंग्वेज एंड लिटरेचर, डायलेक्ट्स ऑफ राजस्थानी लैंग्वेज। ठीक है, तो लैंग्वेज एंड लिटरेचर अगला टॉपिक है। इसमें डायलेक्ट्स राजस्थान, ये मेंस के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बने हैं यहाँ पे। लिटरेचर ऑफ राजस्थानी लैंग्वेज, फोक लिटरेचर। ठीक है, राजस्थानी लैंग्वेज और फोक दोनों में भी थोड़ा सा डिफरेंस, माइन्यूट डिफरेंस। फोक लिटरेचर। ठीक है, रिलीजियस लाइफ में रिलीजियस कम्युनिटीज़, उसमें सेंट्स होते हैं, बहुत सारे सेक्ट्स हैं। सेक्ट्स मतलब समझते हो ना कि ये पंथ जैसे कुछ बन जाते हैं अलग से, जैसे हिंदू धर्म के अंदर ही बहुत सारे सेक्ट्स बोल सकते हैं, जैसे जसनाती सेक्ट हो गया। ठीक है, इन द राजस्थान। ठीक है, फोक डिटीज़ ऑफ राजस्थान, फोक डिटीज़ जैसे पंचपीर, एक आपने सुना होगा पंचपीर क्या होता है। पंचपीर के अलावा भी कुछ और है, वो भी पढ़ना है, लेकिन पंचपीर तो पढ़ना ही पढ़ना है। उनका लाइफ के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, कौन सी कास्ट से आते थे, क्या मेजर कंट्रीब्यूशन था, कौन सी लोकेशन से वो बिलोंग करते हैं, कहाँ उनका मेला भरता है अभी भी, ये सब पढ़ना ज़रूरी है, अपने कल्चर को जानना ज़रूरी है। रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी एक टॉपिक है, इसको करना है। ठीक है, सोशल लाइफ इन राजस्थान, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, मेले और त्यौहार, सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, अटायर्स क्या क्या पहनते हैं, ऑर्नामेंट्स। ठीक है, लीडिंग पर्सनैलिटीज़ ऑफ राजस्थान, जो विद्वान लोग थे राजस्थान के, ऐसी पर्सनैलिटीज़ जो है राजस्थान के अब तक शुरू से लेकर आज दिन तक कितने बड़े बड़े लोग हुए उनके बारे में पता करना है, उनका कंट्रीब्यूशन पता करना है। ठीक है, कोई वो नहीं है, टफ नहीं, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि याद करने की चीज़ जाता है। ठीक है, याद करना ज़्यादा मुश्किल है, इनको लिंक करना पड़ेगा, इनको समझना पड़ेगा, इनके अंदर अपने आप को उतारना पड़ेगा। ठीक है, इतना टफ नहीं है, इजीली हो जाएगा। अब इंडियन हिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं, वही इसमें भी एंशिएंट और मेडिवल की तरफ पहले बढ़ते हैं। इसमें कल्चरल फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जिससे इंडस वैली सिविलाइजेशन से अपन स्टार्ट करेंगे, और 6th सेंचुरी BC में जो नए नए रिलीजन्स आए, आजीविका सेक्ट आया, बुद्धिज़्म आया, जैनिज़्म आए, ये सब कैसे आए, क्यों आए, इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, अभी इनका क्या रेलिवेंस है, ये सब आपको पढ़ना है। अचीवमेंट्स ऑफ प्रोमिनेंट रूलर्स ऑफ मेजर डायनेस्टीज, उसमें भी उधर भी पढ़े थे, राजस्थान वाले में भी, जो प्रोमिनेंट रूलर्स है उनने क्या क्या अचीव किया, क्या क्या हासिल किया। जैसे मौर्य का यहाँ तो मेंशन भी कर दिया, मौर्यंस का, कुषाणा का, ठीक है, मौर्यंस का कर दिया, कुषाणा का कर दिया, सातवाहना का कर दिया, गुप्ता, चालुक्य, पल्लवा, चोला, बहुत ही स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया, मतलब बाकी है उनको छोड़ सकते हैं। ठीक है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, साइंटिफिक डेवलपमेंट इन एंशिएंट इंडिया। ठीक है, मतलब जो ये रूलर्स थे, जो अपन ने ऊपर जो डिस्कस किए हैं, उन्हीं में से अपन ने जो ऊपर से डिस्कस किए, उन्हीं में क्या क्या साइंस में क्या क्या अचीव किया उन्होंने, आर्किटेक्चर, आर्ट, इन सब में क्या क्या अचीव किया। अब इंडियन नॉलेज एंड वैल्यू सिस्टम, इंडिया का नॉलेज और वैल्यू सिस्टम, जैसे ये वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, संस्कारा, फिलोसॉफी, एजुकेशन सिस्टम, ये नया टॉपिक ऐड किया है। ठीक है, ये सोशियोलॉजी का पार्ट है, सोशियोलॉजी में आते हैं ये, लेकिन इसको प्रीलिम्स में इस बार ऐड कर दिया गया है। फिलोसॉफी के वो षड दर्शन, 6 स्कूल्स होते हैं। एजुकेशन सिस्टम क्या है इंडिया का, ठीक है, पुराने जो एजुकेशन सिस्टम कैसा होता था। ठीक है, सल्तनत पीरियड, अब ये मेडिवल इंडिया में अपन एंटर कर गए हैं। सल्तनत काल में अचीवमेंट्स ऑफ प्रोमिनेंट डायनेस्टीज, कौन थे सल्तनत के, कौन थे, स्लेव्स क्या थे, खिलजी, तुगलक, सैयद, ठीक है, इस तरह से यहाँ होते थे ना, लोधी, इस तरह से। ठीक है, पॉलिटिकल एंड कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आरएस में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कौन कौन से फॉरेनर्स आए थे, कौन कौन से थे, किसने बसाया था, क्या क्या कल्चरल और पॉलिटिकल अचीवमेंट्स थे, ये सब पढ़ना है। मुगल पीरियड, एडमिनिस्ट्रेशन और वेरियस पॉलिसीज़। ठीक है, मुगल पीरियड काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है राजस्थान इंडियन मिडिवल हिस्ट्री का, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसीज़ ही मेजर पूछते हैं। मराठास के बारे में भी पढ़ना है।
डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, लिटरेचर, पेंटिंग्स, म्यूजिक ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड। ठीक है, बेसिकली मुगल्स का कितना रोल था इनमें, मराठास का कितना रोल था। ठीक है, रिलीजियस मूवमेंट हुए थे मेडिवल इंडिया में भी, जो एंशेंट इंडिया में जो स्टार्ट हुए थे वो मेडिवल इंडिया में भी चले थे, लेकिन कुछ नए फॉर्म्स में, जो दादू दयाल, कबीर, तुलसीदास, ये सब, चैतन्य, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग रीजन्स में अलग अलग आए थे, उनको लिंक करने की कोशिश करना है। ठीक है, भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट दोनों को पढ़ना है, दोनों एक दूसरे के रेस्पॉन्स में आए थे, क्यों आए थे, क्या क्या दोनों में सिमिलरिटी थी, क्या क्या इनमें दोनों में डिफरेंसेस थे। मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। मॉडर्न पीरियड में चलते हैं, अर्ली 19th सेंचुरी से लेके 2000 तक। ठीक है, ब्रिटिश इंपेरियलिज्म कैसे स्टार्ट हुआ, फिर रेजिस्टेंस कैसे हुआ, मराठाओं ने रेजिस्ट किया, मैसूर ने किया, सिख ने किया। ठीक है, 1857 की क्रांति, रिवोल्ट ऑफ 1857, ब्रिटिश पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज। बहुत ही अच्छा टॉपिक, स्पेक्ट्रम में बहुत ही अच्छा दिया हुआ। स्पेक्ट्रम एक बुक है, जिसको नहीं पता हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है मॉडर्न इंडिया के लिए। आप NCERT से पढ़ सकते हो, आप राजस्थान की कोई बुक उठा सकते हो, लेकिन स्पेक्ट्रम के साथ आप जाओ। कोई आपको, आजकल स्पेक्ट्रम बहुत मोटी बुक हो गई है, पहले पतली सी आती थी, इवन वो पतली सी बुक बहुत मोर देन अनफ होती है, आजकल वो मोटी मोटी बुक्स बना दी है इन्होंने, समझ में नहीं आता क्यों। बाकी ठीक है, स्पेसिफिक आप सिलेबस के फिक्स टॉपिक देखना है और वही पढ़ना है। पूरी स्पेक्ट्रम पढ़ने बैठोगे तो हो सकता है 6 महीने लग जाए ज़्यादा बोल रहा हूँ, 1-1.5 महीना लग जाए, ये तो नॉर्मल। ठीक है, लेकिन मॉडर्न इंडिया अगर आपने थोड़ा भी पहले से पढ़ा हुआ है तो मॉडर्न इंडिया पढ़ने में हार्डली 1-2 दिन, 1 हफ्ता खींच के ले लो। ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इनके वेरियस फेजेस। ठीक है, इवोल्यूशन कैसे हुआ, स्टेजेस, मेजर इवेंट्स, रिवोल्यूशनरी एंड वेरियस रीजनल मूवमेंट्स टुवर्ड्स फ्रीडम एंड पार्टीशन। ठीक है, रिवोल्यूशनरी एंड वेरियस रीजनल मूवमेंट्स टुवर्ड्स फ्रीडम, सबको डिटेल में पढ़ना है। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स जो हुए, गदर मूवमेंट हुआ, जो HSR ने किया, भगत सिंह, ये सब, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सब, इनके जो मूवमेंट्स थे, चितागोंग आर्मरी जो लूटा 1930 में, काकोरी जो हुआ था केस। ठीक है, ये सब, सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस नेशन बिल्डिंग अप टू 2000, ये कैसे हुआ, नेशन बिल्डिंग में जो आएगा, जो नेहरू की पॉलिसीज़ थी वो सब। ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन हो गया, सरदार पटेल ने कैसे किया। ठीक, सरदार पटेल ने तो वो जो स्टेट नेशन बिल्डिंग वाला काम किया, जो सारे रियासतों को मिला के सारे स्टेट में बनाया। ठीक है, उसके बाद भी रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में आया वो मेजर था, तब तक तो सरदार पटेल जी चल बसे थे। तो ये वाला काम फिर अलग अलग कमेटीज़ आई थी, उनके रिकमेंडेशन के हिसाब से हुआ। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग ड्यूरिंग द नेहरू एज, देखो नेहरू एज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1963 तक नेहरू थे। और प्लानिंग एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है, इकोनॉमी भी यहाँ से पूछी जा रही है, देखो ये हिस्ट्री का बहुत टॉपिक है, लेकिन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी यहाँ से पूछे जा रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, ये 2 टॉपिक है। ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान अलग से दिया गया है। ठीक है, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड में फिजिकल एस्पेक्ट्स, UPSC के कंपैरिजन में काफ़ी कम सिलेबस है। तो फिजिकल एस्पेक्ट्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, डेजर्ट्स, काफ़ी स्पेसिफिक दिया गया है गाइस, काफ़ी स्पेसिफिक करके दिया गया है कि यही पढ़ लो। ठीक है, यहीं से पूछा जाएगा। तो माउंटेन्स, वर्ल्ड के माउंटेन्स पता करने हैं, रॉकीज, एंडीज, जो भी है। ठीक है, सारे माउंटेन्स पता करने हैं और उनकी पीक्स, कौन सी सबसे हाईएस्ट पीक है, और उनकी और स्पेसिफिक कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई भी विशेषताएं वो पता करनी है। ठीक है, प्लेट्यूज, प्लेन्स, डेजर्ट्स सब पढ़ना है। मेजर रिवर्स, लेक्स, नेचुरल वेजिटेशन, एग्रीकल्चर टाइप, डिस्ट्रीब्यूशन, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, ये सब वर्ल्ड की पढ़ना है। बहुत ही अच्छा है, मज़ा आता है इस टॉपिक को पढ़ने में, क्योंकि खेतीबाड़ी के बारे में पढ़ना है, कहाँ क्या होता है, अपन खाते पीते हैं, गेहूँ कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, फिर पूछेंगे यार गन्ना कहाँ सबसे ज़्यादा होता है। इस तरह से बहुत मज़ा आता है। बस मज़ा आनंद लेके जितना पढ़ोगे, बहुत याद करना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। ठीक है,
मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स और इंडस्ट्रीज वर्ल्ड में पढ़ना है। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, कहाँ रेलवे, कैसे एयर, रेलवे, ट्रेन्स, रोड, ठीक है। एनवायरमेंटल इश्यूज, डेजर्टिफिकेशन, डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन। एनवायरमेंटल इश्यूज, एनवायरमेंट अलग से वैसे तो सब्जेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे इसी में कवर कर दिया ज्योग्राफी में, ठीक है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इसमें फिजियोग्राफिक डिविजन्स, इंडिया की क्लाइमेटिक रीजन्स, क्लाइमेट पढ़ना है, मेजर रिवर्स और लेक्स, इरिगेशन पढ़ना है, और इन पे इकोनॉमिक कुछ फैक्ट्स भी याद करने हैं, वो एग्जाम में सीधे पूछते हैं। एग्रीकल्चर में भी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, फैक्ट्स, कितना यील्ड है, कितना प्रोडक्शन है ओवरऑल। मिनरल्स बहुत ही अच्छा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस डेफिनेटली प्रीलिम्स में आएंगे। मेटलिक, नॉन मेटलिक, ठीक है, बहुत सारे मिनरल्स के साइट्स पता करने हैं। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स और एंड इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज, ठीक है। मतलब प्रीलिम्स में कम करके सिलेबस दिया है, काफ़ी सिलेबस है क्योंकि, इसलिए थोड़ा कम कम करके सारा दिया गया है। तो अच्छे से नोट्स उठाओ मार्केट से या फिर स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो, हो जाता है। ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, राजस्थान में अब राजस्थान का लोकेशन, एक्सटेंट, फिजियोग्राफी, रिवर्स, लेक्स, क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचुरल वेजिटेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, सॉयल, एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक्स, ये सब, पॉपुलेशन ग्रोथ, डेंसिटी, ये भी ज्योग्राफी का, ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है, ठीक है। ये अर्बनाइजेशन, ट्राइब्स, ये सब, ठीक है। ये मिनरल्स और मेटलिक मिनरल्स भी यहाँ पे राजस्थान के पढ़ने हैं। टूरिज्म, एक इंडिया में टूरिज्म नहीं पढ़े थे इंडियन ज्योग्राफी में, यहाँ पे टूरिज्म एक अलग से दिया हुआ है, मतलब यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल क्या होता है, सिटीजनशिप क्या होती है, ये टॉपिक्स है लक्ष्मीकांत बुक्स में, ये ऐसे ऑर्डर में दिए हुए हैं। DPSP वहीं से पढ़ना है, लक्ष्मीकांत स्टैंडर्ड बुक है, आपके पास खुद का कुछ नोट्स हो तो उससे पढ़िए। यूनियन स्टेट रिलेशंस, इमरजेंसी प्रोविजंस, ये सब इनके रिलेटेड आर्टिकल्स भी आपको याद रखने हैं और प्रोविजंस भी याद करें, ठीक है। जो कुछ बॉडीज़ है, इलेक्शन कमीशन, UPSC, नेशनल NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एंड राइट्स और नीति आयोग, ठीक है। इनके बारे में पढ़ना है, कैसे कैसे बने, कब बने, कितने मेंबर्स होते हैं, क्या इनकी स्ट्रक्चर होती है, क्या इनका टाइम पीरियड होता है इनका मेंबर्स का, ये सब आपको पढ़ना है। पब्लिक पॉलिसी, सिटीजन चार्टर, ये सब मेंस के भी टॉपिक है। सोशल ऑडिट, ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम, लोकपाल, CVC, CIC, ये सब आपको पढ़ना है, इनके फैक्ट्स याद करने हैं इनके बारे में। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान का भी पढ़ना है। गवर्नर के कैसे फंक्शन करते हैं, कौन से आर्टिकल्स हैं इनके रिलेटेड, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली, राजस्थान हाई कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, इनको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है और एक थोरो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। एडवोकेट जनरल क्या होते हैं, रिलेटेड आर्टिकल्स पता करने हैं। चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स, सेक्रेटेरिएट, डायरेक्टर्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स, डिविजनल कमिश्नर्स, ठीक है, ये कैसे कैसे डिविजन्स होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और मजिस्ट्रेट, कलेक्टर और मजिस्ट्रेट में डिफरेंस क्या होता है, SP, सब डिविजनल ऑफिसर्स, SDO, तहसीलदार, ये सब, ठीक है। स्पेसिफिकली दिए गया है क्या क्या पढ़ना है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान स्टेट इलेक्शन कमीशन, राजस्थान इन्फॉर्मेशन कमीशन, राजस्थान स्टेट वुमेन कमीशन, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इन लोकायुक्त। स्पेसिफिक बॉडीज़ दी गई है, सबको डिटेल में पढ़ना है बहुत अच्छे से, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पंचायती राज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज इलेक्शंस होने हैं अभी अक्टूबर में, नवंबर और अक्टूबर में होने वाले हैं, तो इस बार यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे। म्यूनसिपैलिटीज़ इन राजस्थान, ठीक है, दोनों के इलेक्शंस आ रहे हैं जस्ट कमिंग मंथ्स में, और यहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मेंस में और प्रीलिम्स में दोनों जगह से आएंगे। इकोनॉमिक कंसेप्ट्स एंड इंडियन इकोनॉमी, इसमें भी छोटा सा सिलेबस है गाइस। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को मेजर कैसे किया जा सकता है, कैसे कितने तरीके होते हैं। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, ये सब भी पढ़ना है। मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट कैसे मेजर किया जाता है, कन्वेंशनल मेथड, SDI इंडेक्स रिलेटेड और बाकी रिलेटेड इंडेक्स। कितना इस बार सिलेबस काफ़ी क्रिस्प कर दिया है, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया गया है कि ये पढ़ लो, यही पढ़ना है। जैसे
ऐसे बोल दे मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, अगर यही टॉपिक दे दें तो फिर अपन को पता नहीं चलता कि क्या पढ़ें क्या जितना भी है, फिर अपन इंडिया के वर्ल्ड के बहुत सारे जितने भी तरीके होंगे वो पढ़ने के बैठ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कन्वेंशनल मेथड मेंशन कर दिया है तो यहाँ से पढ़ लेना है बस। वही रोल ऑफ मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों डिस्कस करनी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इसका क्या रोल होता है वो पढ़ना है। रिसेंट बजट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिसोर्स मोबिलाइजेशन कैसे होता है, ठीक है। फिजिकल फेडरलिज्म कैसे होता है, सेंट्रल और स्टेट के बीच में कैसे फाइनेंसेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ये इसमें पढ़ना है। सेंट्रल स्टेट फाइनेंस रिलेशंस, फाइनेंस कमीशन क्या होती है, फाइनेंस कमीशन स्टेट लेवल पे भी होती है, सेंट्रल लेवल पे भी होती है, ठीक है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स दोनों ही देखने हैं। एग्रीकल्चर के सेक्टर में क्या क्या इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए गए हैं, टेक्नोलॉजी क्या क्या प्रोवाइड की जा रही है, रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर क्या क्या हुए अब तक, ठीक है, जो भी अब तक हुए हैं, ग्रीन रिवोल्यूशन वो सब, ठीक है। MS स्वामीनाथन ने क्या क्या डिस्कस किया, जो भी MSP जो प्रोवाइड की जाती है, नेशनल मार्केट जो है, ऑनलाइन जो मंडीज़ बनाई जा रही हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, पैटर्न एंड पॉलिसी, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स ये क्या क्या हुए हैं अब तक, इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसे हुई है, कैसे इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया गया था, ठीक है। अब तक क्या क्या LPG रिफॉर्म्स वो सब पढ़ने। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जो मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वही है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। LPG रिफॉर्म्स जो 1991 में आया था जब अपने पास बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गई थी, ठीक है, सरकार पहुंची थी वहाँ पे, ये सब आपको पता करना है। रोल ऑफ सर्विस सेक्टर इन इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब ये सरकार पहुंची थी, ये आपका मेजर एजेंडा नहीं है पढ़ने का, लेकिन ये सब आप एक्स्ट्रा नॉलेज रखते हो तो इससे आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, ठीक है। रोल ऑफ सर्विस सेक्टर इन इकोनॉमिक, सर्विस सेक्टर को अलग से दिया गया है। चैलेंजेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, एनर्जी और ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन को स्पेशली दिया गया है। 3 सेक्टर्स स्पेसिफिकली दिया गया है। स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ पढ़ना है इसके। सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट की बात करनी है, ठीक है। इकोनॉमिक ऑफ राजस्थान बहुत ही कम दिया गया है। मेजरली इकोनॉमिक सर्वे जो होता है, इकोनॉमिक रिव्यू बोलते हैं राजस्थान में इसको, वो पढ़ लो, वो सारा यहाँ से कवर होता है। मैक्रो ओवरव्यू वो पहला चैप्टर में सब कुछ दिया हुआ है। करंट स्टेटस, इश्यूज, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर, तीनों सेक्टर के लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या क्या लिया है गवर्नमेंट ने, राजस्थान गवर्नमेंट ने, वो पढ़ना है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है, इसमें एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, यहाँ पर भी ऐसे ही पढ़ा था। ये 3 सेक्टर काफ़ी ज़्यादा पूछेगा, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज और स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये यहाँ से क्वेश्चन आएगा क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं, मैंने पहले भी बताया। बेसिक सोशल सर्विसेज, एजुकेशन और हेल्थ पे फोकस करना है यहाँ से, ठीक है। मेजर वेलफेयर स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, ठीक है। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी, काफ़ी छोटा सा सिलेबस है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। बेसिक्स ऑफ एवरीडे साइंस, कंप्यूटर्स, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब इसको ICT बोलते हैं शॉर्ट में, ICT के बारे में पढ़ना है। डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, ठीक है। डिफेंस और स्पेस, यहाँ से सवाल आते हैं, जो नए नए रिसेंट डेवलपमेंट्स जो हुए हैं, इसरो ने जो अचीवमेंट्स किए हैं, जो इंडिया के डिफेंस सिस्टम में क्या डेवलप कर रहे हैं अपन, आयरन डोम के लाइक, आयरन डोम जैसा है इजराइल का, ऐसा ही अपना भी आ रहा है सुदर्शन चक्र, सवाल आएगा यहाँ से, ठीक है। क्या है, कब तक डेवलप होगा, 2035 ऐसा कुछ है, ठीक है। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, मतलब देखिए थोड़ा सा बायोलॉजी भी आता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यहाँ से पूछते हैं, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ केयर, फूड एंड न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर पे भी सवाल आएंगे, फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में स्पेसिफिक सवाल आएंगे। डिजीजेस, बात हर बार क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स मतलब स्कीम्स गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स थे। एनवायरनमेंट और इकोलॉजिकल चेंजेस इन देयर इम्पैक्ट, वही मैं बोल रहा था कि एनवायरनमेंट को अलग से सब्जेक्ट नहीं बनाया, इसमें या तो साइंस एंड टेक में घुसा देते हैं या फिर ज्योग्राफी में घुसा देते हैं। बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट का पार्ट है। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री विद रेफरेंस टू राजस्थान के स्पेशल रेफरेंस में इन सबको पढ़ना है। की गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, पॉलिसीज रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन राजस्थान, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिगार्डिंग जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, पॉलिसीज़ है, वो पढ़ना है, ठीक है। रिसेंट साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियंस इन साइंस
एंड टेक्नोलॉजी, इंडिजिनस नॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिजिनस प्रोग्राम्स क्या क्या है वो पढ़ने हैं। ठीक है, रीजनिंग और मेंटल। दोस्तों ये टॉपिक ऐसा है कि यहाँ से ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस आते हैं, ऑलमोस्ट नहीं एग्जैक्टली 20 क्वेश्चंस आते हैं। और ये 20 क्वेश्चंस ऐसे हैं कि यहाँ से आप जिसकी साइंस जिसका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, इवन जिनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं है वो भी लोग, क्योंकि आजकल दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों की रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और बेसिक न्यूमरेसी होती है। यहाँ से 13-14 क्वेश्चंस शॉर्ट उठाने हैं। देखो 70 कट ऑफ जाती है, ये देख लो। चलो इस बार 85 चली जाएगी। ठीक है, ये देख लो। तो 13-14 क्वेश्चन यहाँ से करते हैं तो एक क्वेश्चन के 133 के आसपास मार्क्स बनते हैं। यहाँ से 13-14 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आपके 15-16, ठीक है, 15-16 मार्क्स यहाँ से कवर हो जाते हैं। फिर आपको क्या बचा, 70 मार्क्स, बेसिकली 65-70 मार्क्स और लाने हैं। बाकी 175 में से, जो कि काफ़ी कम है। ठीक है, तो यह स्कोरिंग एरिया है। मैं बोलता हूँ इसको इग्नोर मत करना। अधिकतर एस्पिरेंट्स इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, इसको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, इसमें क्या है, रीजनिंग हो, स्टेटमेंट्स एंड अजम्पशंस वाले कुछ स्टेटमेंट दे देंगे, फिर अजम्पशंस, इसका रूल्स होते हैं, बढ़िया रूल्स होते हैं। यूट्यूब पे इतने सारे कंटेंट पड़ा हुआ है, नहीं आ रहा है तो कोई छोटी सी क्लास ज्वाइन कर लीजिए 1-2 महीने की, वहाँ से भी हो जाएगा। स्टेटमेंट है, आर्गूमेंट्स, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शंस दिया गया है स्पेसिफिकली। तो यहाँ से ये मान लो कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 टॉपिक्स दिए गए हैं बेसिकली। तो 20 क्वेश्चन यहाँ से सबसे एक क्वेश्चन आने वाला है जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है, नंबर एंड लेटर सीक्वेंसेस, कोडिंग डिकोडिंग, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रिलेशंस, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, लॉजिकल वेन डायग्राम, रैंकिंग एंड सेटिंग अरेंजमेंट, शेप्स एंड देयर सबसेक्शंस। बेसिक न्यूमरेसी में रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, परसेंटेज पढ़ना है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने हैं, पैरामीटर्स पढ़ने हैं, एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स पढ़ने हैं, डाटा एनालिसिस, टेबल बॉक्स डायग्राम, लाइन डायग्राम, पाई चार्ट से पढ़ना है। इतना नहीं है, आपने पहले से ही पढ़ रखा है ये सब। जो नहीं पढ़ रखा है यहाँ पे थोड़ा बहुत छोड़ भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सारे क्वेश्चंस करना नहीं है। ठीक है, करंट अफेयर्स लास्ट 3-4 मंथ्स के करंट अफेयर्स आते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। करंट अफेयर्स सारे ही पढ़ने हैं। राजस्थान वाले तो काफ़ी पढ़ने हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ इंडिया और वर्ल्ड के भी करंट अफेयर्स आएंगे। ठीक है, तो आप रिस्ट्रिक्ट मत करिए सिर्फ वहाँ पे, राजस्थान वाले पे मेजर फोकस करिए। जैसे मान लो यहाँ पे 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 क्वेश्चन राजस्थान से आएंगे, 5 क्वेश्चन इंडिया और वर्ल्ड से आएंगे। वर्ल्ड से 1 क्वेश्चन आ जाएगा, 2 आ सकते हैं कैसे। अभी कॉमनवेल्थ गेम चल रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हो रहे हैं, ग्लासगो में, यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे आपको। ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा डिटेल में अगर आप पढ़ोगे तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़, प्लेसेस, कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ देख लो, न्यूली लॉन्च्ड स्कीम्स, प्रोग्राम्स, इनिशिएटिव, ये चीज़ें ऊपर भी पढ़ चुकी हैं। तो उनको मर्ज भी हो सकता है कि साइंस वाला, साइंस की स्कीम आ गई तो साइंस में भी वो कवर हो जाएगी, क्योंकि स्कीम तो पढ़े हैं अपन ने। ठीक है, इनिशिएटिव पर्टेनिंग टू कोई एग्रीकल्चर की स्कीम आ गई तो ठीक है वो मिक्स हो जाएगी, लेकिन पढ़ना है। ठीक है, पर्टेनिंग टू वेलफेयर एंड डेवलपमेंट। ठीक है, मेजर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स क्या क्या हुए हैं अभी, कौन सा कहाँ सरकार बनी है, कौन किसको हराया है, इन इलेक्शंस के बारे में भी सवाल पूछे हैं, मैंने देखा है। राजस्थान में जो इलेक्शंस होते हैं उसको, राजस्थान जो बीजेपी पार्टी थी वो कहाँ से जीती है, कितने, ऐसा कुछ उसके बारे में सवाल थे, क्वेश्चंस थे, तो आते हैं। सिग्निफिकेंट इवेंट्स एंड अचीवमेंट्स रिलेटेड टू स्पोर्ट्स एंड गेम्स, देखो यहाँ से सवाल पक्का आएगा, 2-3 क्वेश्चन आएंगे। मेजर अवार्ड्स, पब्लिकेशंस, डिस्टिंग्विश्ड ऑथर्स। राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशंस, मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2022 में आया। देखो पेपर लीक्स कितना इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अभी लीड्स का जो धर्मेंद्र प्रधान जी रिजाइन कर चुके हैं, तो ऐसा कानून राजस्थान में भी बन चुका है अलग से, क्योंकि वहाँ पे इश्यू हुआ था RS के एग्ज़ाम में, उसके बाद में एग्ज़ाम गवर्नमेंट ने लाया है। तो ये था मोटा मोटा सिलेबस, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आगे अगले लेक्चर में मेंस का भी सिलेबस एक्सप्लेन करेंगे, कहाँ से क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, जब तक के लिए अलविदा कहेंगे, और आई होप आपको
समझ में आया होगा। आगे भी ऐसे लेक्चर्स आते रहेंगे और मेजर टॉपिक्स में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। मेंस के टॉपिक अभी बेसिकली अभी अगस्त का फर्स्ट वीक है गाइस। आप जो लोग फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की, वो लोग प्रीलिम्स पे शिफ्ट हो सकते हैं अभी से। मेंस का अपना स्टॉप कर सकते हैं, 10 दिन और पढ़ सकते हैं बेसिकली। जिन लोगों का पहले आरएस का प्रीलिम्स क्लियर किया हुआ है, इंटरव्यू तक जा चुके हैं, जिनको रैंक इम्प्रूवमेंट करना है, वो लोग अभी और थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। आगे 1 महीना और खींच सकते हैं मेंस के लिए, क्योंकि मेंस ही कोर मेरिट डिसाइडर होता है, तो मेंस पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा नहीं है, इस बार 5 महीने दिए हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो नए हैं उनको डरने की ज़रूरत है। मैं उनको इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर प्रीलिम्स आपका रुक गया तो आप मेंस नहीं लिख पाओगे, फिर क्या फ़ायदा, ठीक है। इसलिए जो लोग प्रीलिम्स एक बार निकाल चुके हैं, उनके पास थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है, वो विश्वास है कि हाँ हम कर सकते हैं। तो अभी टाइम भी है, 4 महीने का टाइम है लगभग, तो उसी हिसाब से उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा और वो निकाल भी सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपर्टीज़ है, एक्सपीरियंस है। और जो लोग यूपीएससी वाले हैं वो लोग भी प्रीलिम्स निकालने में उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। 1 महीना 1.5 महीने की प्रिपरेशन में वो आसानी से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं प्रीलिम्स को। लेकिन कॉम्प्लिकेंट ना हो, क्योंकि इस बार कंपटीशन ज़्यादा है, तो इसलिए आपको इसको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हो, ठीक है। पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर कंपटीशन ज़्यादा है तो फिर कट ऑफ बढ़ेगी, या फिर क्वालिटी ऑफ पेपर भी डिसाइड करेगा कट ऑफ। तो लेकिन देख लो, कंपटीशन है तो कोई भी चीज़ ग्रांटेड नहीं ली जा सकती। तो आज के लिए बस इतना ही। होप आप इस जो मैंने बताया उस पर अमल करेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।